बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पिछले 7 दिन से मेरा आपसे रब्ता मुनक़ता है, जिसकी बुनियादी वजह मेरी सेहत थी और पंजतन पाक के सदक़े और आपकी दुआओं के नतीजे में मैं एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ। व्यूअर्स, बहुत सारी गैर हाज़िरी रही और मेरी इस अदम मौजूदगी के अंदर शाहीन सिपाही साहब और अज़र सदीक़ साहब आपसे बारहा उन्होंने मुखातिब रहे इस प्लेटफॉर्म से, और जो कमी थी उसे पूरी करने की उन्होंने कोशिश की। मैं उनका भी बहुत ही मशकूर हूँ। और पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, और इन पर बात करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी इसी दौरान चौधरी शुजात साहब से भी तफसीलन मुलाकात हुई। उनका मैंने एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया है, जो 1-2 रोज़ के अंदर मुकम्मल ट्रांसलेशन जो हम इसको सबटाइटलिंग कर रहे हैं उसके साथ आपके सामने हम पेश करेंगे, ताकि आप उसे समझ भी सकें। और जो उनकी किताब है, सच तो ये है, बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से जो शेयर की वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, इमरान खान की हुकूमत और जो इस वक्त जो कुछ पंजाब में हो रहा है, इस हवाले से उन्होंने जो बातें कही मेरे साथ शेयर की। ऑफ द रेकॉर्ड कुछ बातें थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गैर रस्मी तौर पर जो गुफ्तगू हुई वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर बात करना व्यूअर्स बहुत ही ज़रूरी है, और आपके बहुत सारे सवालात भी हमें मौसूल हुए। व्यूअर्स, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, और इन तब्दीलियों में सबसे बड़ी तब्दीली हमज़ा शहबाज़ की आपको याद होगा कि ज़मानत हुई, और उसके बाद हमने बहुत पहले ये कह दिया था कि अब शहबाज शरीफ साहब की भी ज़मानत होगी। और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही थी हमज़ा को कि पीडीएम को बोलने देना, तुमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई बात नहीं करनी। आपको याद होगा, इस पर मुतादिद हम अपने शोज़ कर भी चुके हैं। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो कहते थे कि हम एनआरओ नहीं देंगे, और वो लोग जो कहते थे कि हम एनआरओ नहीं मांगेंगे, और इसके बावजूद ये एनआरओ नहीं है तो और क्या है, ये सवाल आज पूछा जा रहा है। अब आपको याद होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते थे कि हम पंजाब में हमज़ा शहबाज से बात करेंगे, और दूसरी तरफ हम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बात करेंगे। तो ये खिचड़ी आज की नहीं पक रही। इस खिचड़ी का आगाज़ उसी दिन हो गया था जब हमज़ा शहबाज की बेल हुई। बाज़ लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रखते हैं कि जी 2.5 साल हो गए, हम भी रखते हैं जनाब कि 2.5 साल हो गए कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। आज ये जो हुई है ज़मानत, इसकी बहुत सारी वजूहात भी नज़र आती हैं। एक तो एनआरओ है, जो एनआरओ कहीं ना कहीं मौजूद है, सिस्टम में एनआरओ मौजूद है। चूँकि जिन लोगों ने, जिन ताकतों ने पाकिस्तान की एनआरओ दिया है, जो मानती नहीं है, उनका वजूद इस सिस्टम में हमेशा रहेगा और है, और यही हकीकत है। और पाकिस्तान की अदालतें, खुसूसन पंजाब की अदालतें, ये नवाज कोर्ट्स हैं। मुझे कम से कम ये कहते हुए इसमें कोई आर नहीं है। आज का जो फैसला जो आया ये पढ़ने के लायक है, और इससे एक सबक मिलता है जो बाज़ लोग शायद समझना नहीं चाह रहे, लेकिन जिनके लिए जो समझ सकते हैं उनके लिए इसमें बहुत सारे इशारे हैं। और मैं आपके सामने एक लाइन से पढ़ देता हूँ, बाकी आप इसका फ़ैसला ख़ुद कीजिएगा, क्योंकि आज अज़र सदीक़ साहब भी अदालत में मौजूद थे, और वहाँ पर क्या हुआ मैं आगे चलकर उनसे भी हम बात करेंगे और ये सवालात उनके सामने भी रखेंगे। For the reasons to be recorded later on this petition is allowed, and the petitioners namely Mia Mohammad Shehbaz Sharif is admitted to post arrest bail। अब देखें, रीज़न जो है उनका जिक्र बाद में किया जाएगा। ये फैसला लिखा गया है। कोई इस निज़ाम को बनाने वालों से पूछे, इन अदालतों से पूछे कि जब आपको वक्त का हुक्मरान ये कहता है ना कि गरीब के लिए कानून कुछ और है और अमीर के लिए कुछ और, तो ये है वो मतलब कि रीजंस बाद में लिखी जाएंगी, जनाब इन्हें घर जाने दिया जाए। कतन ये मतलब ना लिया जाए कि शहबाज शरीफ की बेल होने से कहीं उन पर तमाम केसेस ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं हुआ व्यूअर्स।
निज़ाम की कमज़ोरी का अंदाज़ा इस बात से आप लगाएं कि ट्रायल को चलने नहीं दिया जा रहा। यानी डे टू डे ट्रायल अगर होता, शहादतें मौजूद हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं, इसके बावजूद ये केस को चलने नहीं दिया जा रहा। यानी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ट्रायल नहीं होगा तो फिर केस कैसे आगे चलेगा? नहीं चल सकता। और फिर प्रेशर इतना है, यानी नैब अदालतें ना होने के बराबर हैं। 30 अदालतों का जिक्र किया गया कि दी जाएंगी, अमला तैयार है, लेकिन जजेस नहीं है। फिर होगा क्या कि लाहौर की नैब अदालतों की अपॉइंटमेंट किसने करनी है? लाहौर हाई कोर्ट ने करनी है। और वहाँ पर क्या हुआ वो भी पूरी कौम के सामने है कि मरीम नवाज़ की जो बेल है या गिरफ्तारी का जो मामला है, कब गिरफ्तार किया जाएगा अदालत को भी बताया जाए और 10 रोज़ पहले बताया जाए। ऐसा कहाँ पर होता है? ये किस कानून के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है? कौम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कौम बेवकूफ़ बन रही है। मुझे कम से कम ये कहने में कोई आर नहीं है और हमारे सोर्सेस पहले दिन से ये कह रहे हैं। और जब दुरानी साहब मुलाकातें और पैगामात लेकर गए थे, आपको याद होगा, तो उस दिन से हम ये कह रहे हैं कि ये डील की तरफ जा रहे हैं। और अब सियासत क्या होगी लंदन के अंदर, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, डेली मेल के केस का क्या होगा? वहाँ पर भी शायद आपको कुछ दिनों में ये बयानियाँ सुनने को मिले, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं, तो लिहाजा इसका जी असर पड़ेगा केस पर और डेली मेल यहाँ पर भी बैकफुट पे जाएगा। तो वो लोग जो हवारी हैं इनके, वो आपको लंदन में भी बोलते हुए नज़र आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मरीम नवाज़ कैंप के अंदर इस वक्त खामोशी इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त लड़ाई जो हुई है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दौरान, ये लड़ाई डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से नहीं, बल्कि ये नून लीग यानी मरीम नवाज़ वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। वो तमाम लोग और नवाज शरीफ कैंप के लोग आमने सामने हैं और ये रहे हैं और रहेंगे। लेकिन एक सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ के एग्ज़िट के बाद, अब सियासत से तो कम से कम हमें एग्ज़िट होता नज़र आया और अब वो चाहते हैं कि किसी तरह नवाज शरीफ का जो अगली जो मौरूसी सियासत है वो आगे बढ़े मरीम नवाज़ के ज़रिए, और वो जो इनके लेफ़्ट राइट अंकल्स हैं वो लेकर आगे चलें। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट व्यूज़ ये है कि मरीम नवाज़ की इस एग्ज़िट के बाद, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी गमगुस्सा पाया जाता है, क्योंकि प्रपोज़ल ये भी थी कि हमज़ा को चीफ़ मिनिस्टर बनाने के लिए तहरीक चलाई जाए और लेकर आएँ। मरीम नहीं मानी, नवाज शरीफ तैयार थे, इसका भी गम-गुस्सा जो है वो पाया जाता है। अब पीपल्स पार्टी की मुलाकात होने जा रही है, ख़बर आपको दे रहा हूँ, बहुत जल्द मुलाकात होगी शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो के साथ, शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी के साथ, और आपको एक नई किस्म की अपोजिशन नज़र आएगी। वो एक ऐसी अपोजिशन होगी जो चाहती है कि मुकमुका कर लिया जाए, मिलकर आगे काम जो है उसे चलाना चाहिए। यही तरीका है वारदात रहा जरदारी ख़ानदान का, जरदारी साहब का, जरदारी के हवारियों का, कि किसी तरह मिलकर मुकमुका कर कर सियासत को आगे चलाया जाए। और यही मुकमुका चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब भी, और इसी मुकमुका के तहत वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो बयानिया है नवाज शरीफ का, वो मुकम्मल तौर पे दफन हो गया है। और आपको यहाँ की ख़बर भी बताते चलें, कोई इतनी खुशी या इतनी जिसे कहते हैं ना कि मुसरत नज़र नहीं आ रही नून लीग के कैंप के अंदर। ट्विटर भी खामोश है, वो लोग जो बोलते थे वो भी खामोश हैं। वो इसलिए कि उन्हें नज़र आता है कि मरीम नवाज़ की जो सियासत है शायद वो अब आगे नहीं चल सकेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ भी बाहर होंगे, हमजा शहबाज पहले ही बाहर हैं। तो सियासत किसकी होगी? वो सियासत जो चाहती है कि किसी तरह टकराव ना हो और ख़ामोशी के साथ अंदर ले खाते जो है इनके केसेस भी दफन हो जाएं और चीज़ें जो हैं इसी तरह चलती रहें। तो ये एक सिचुएशन है जो इस वक्त डेवलप हुई है। व्यूअर्स, मैंने जिक्र किया इस फैसले का शहबाज शरीफ के हवाले से। मैं रुख करूँगा अज़ीज़ सदीक़ साहब का, जो हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम जानेंगे कि क्या हुआ अदालत के अंदर। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ सदीक़ साहब सर आपके वक्त का, और एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा आपकी जो मोहब्बत रही मेरी मौजूदगी में। आपने चैनल पे मुसलसल वीलॉग्स भी किए, और बहुत शुक्रिया सर। इरफान हाशमी साहब आपको बहुत मिस करते रहे, क्योंकि वो खाली तो बंदा बहुत कुछ बोल लेता है, कितना बोल लेता है,
ये जो नोक झोंक रहती है ना, ये जो गुफ्तगू आपस की एक दूसरे से गुफ्तगू करके काटना, बात को आगे लेकर चलना, सवाल करना, हमारे नाज़रीन ये ज़्यादा पसंद करते हैं। वो इस बात को महसूस ज़्यादा करते हैं कि गुफ्तगू हो रही होती है और उसमें सवाल जन्म लेते हैं। वरना तो बंदा एक ट्रेंड से चल रहा होता है, बात करता रहता है। तो बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी लोग बहुत मिस कर रहे थे, हमारे नाज़रीन आपको, उनको वापसी की खबर हम इकट्ठे ही दे रहे हैं। बड़ी मेहरबानी अज़र सदीक साहब। सर ये शाहीन साहब भी काफ़ी मिस कर रहे थे और काफ़ी लोगों ने तो ये भी कहा कि वो शो में ज़ाहिर-सी बात है एक डायरेक्शन होती है और वो मिलकर फिर होता है हाँ। कि आप एक उसकी जो टोन है वो सेट कर देते हैं कि किस तरफ शो जाएगा, सवालात भी ऑब्वियसली बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा अब मैं चूँकि आपने बात की नोक-झोंक की, तो सर ये तो बताएँ पहले, ये जो मैंने ख़ैर इतनी लंबी तमहीद बाँधी थी आपके आने से पहले शो के अंदर और काफ़ी सारी खबरों का हमने ज़िक्र भी किया। शहबाज़ शरीफ साहब की क्या हुआ? शहबाज़ शरीफ जो एविडेंसेस थे कमज़ोर थे, आप अदालत में आज मौजूद भी थे। आपके कमेंट से पहले मैं ये पढ़ देता हूँ। वी हैव हर्ड द जो लिखा गया है कि वी हैव हर्ड the learned counsel for the parties at length and pursued their record for the reasons to be recorded later on this petition. ये कहाँ पे ऐसा होता है? यानी हमारे जज साहिबान के पास क्या वक़्त नहीं था या कोई दलील नहीं थी या क्या था? क्योंकि मुझे ये समझाएँ, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से हम मान लेते हैं कि ट्रायल नहीं हो रहा, हम मान लेते हैं कि ट्रायल नहीं होने दिया जा रहा, हम मान लेते हैं कि जो अदालतें हैं उनकी तादाद बहुत कम है, 30 अदालतें बननी हैं, नैब कोर्ट्स बननी हैं, वो अभी तक नहीं आए, डेज़िग्नेट स्टाफ कर दिया गया। फिर इन्हीं अदालतों के पास वो आएँगे और माँगेंगे कि जनाब स्टाफ दिया जाए, जज साहिबान दिए जाएँ, यानी यही अदालतें जो रिलीफ़ दे रही हैं। आम पाकिस्तानी क्या सोचेगा अज़हर सदीक साहब? क्योंकि कानून के तकाज़े तो हमें कहीं पे भी पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे और लोग ये भी जानना चाहते हैं, इस पे भी रोशनी डालिएगा क्योंकि आज वहाँ पर मौजूद थे कि क्या किसी शख्स की ज़मानत हो जाना इस बात की तर्जुमानी करता है कि ये शख्स जो है इसे यानी मुकम्मल तौर पर जो है वो आज़ादी मिल गई और वो सुरखरू हो गया, इस पे भी ज़रूर रोशनी डालिएगा। जी। बहुत शुक्रिया। पहले मैं इसी सवाल पे करूँगा, एक इंप्रेशन जो है ना हमारे यहाँ 5th जनरेशन वार का, या पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़मानत हो जाने को कहती हैं, केस से बरी हो गया, एविडेंस नहीं मिली। ये एक नॉर्मल नोमेनक्लेचर या एक नॉमिनल इन्होंने हालात और वाक़यात बना ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ दहशतगर्दों की, कातिलों की ज़मानतें हो जाती हैं। ज़मानत तो देखिए बुनियादी तौर पर एक राइट मिलता है कि आप बाहर फिर सकें, इससे मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हो गया। केस तो जब आप कोर्टों से बरी होंगे। और आज मैं अगली बात आपके इसके साथ, अच्छा किया सवाल आपने किया। प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी ने एक स्टेज के ऊपर ये कहा कि ये कह रहे हैं कि अब ये 110 गवाह हैं, 10 हुए हैं, बाकी उन्होंने तो जब इनके अगेंस्ट गवाह ही कोई नहीं है, तो जाएँ जाकर 265 के की दरखास्त दे दें। 265 के ये होता है कि आप एक्विटल की दरखास्त देते हैं कि मेरे खिलाफ कोई शहादत नहीं है, मुझे बरी कर दें। उन्होंने कहा जाएँ, इनके पास अल्टरनेट रेमेडी है, वो जाके दरखास्त दे दें बजाय मीडिया में बात करने के लिए। अब आता हूँ मैं असल बात की तरफ। मैं तकरीबन एक कोर्ट में मशरूफ था। तो मैं ट्वीट चेक कर रहा था, दोस्त है शाहिद हुसैन, कराची से जर्नलिस्ट है। उन्होंने ट्वीट किया कि नवाज शहबाज शरीफ की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। अब मैंने वो टाइम देखा, टाइम अभी तो डीबी, मैं क्या अभी डीबी बैठी नहीं होगी, ये कैसे हो गया? मैंने कहा चले, मैंने कहा वो बड़ा क्रेडिबल दोस्त है हमारा, मैंने रीट्वीट भी किया और अपना ट्वीट भी कर दिया साहब। वो आधा घंटे बाद मुझे ख्याल आया, यार देखो भी लोग कह रहे हैं वाकई जमानत हो गई है, और यार जाके देख तो लो। तो मैंने तो ट्रस्ट किया ना। मैंने जब कोर्ट में गया तो अभी बहस चल रही थी, अभी बहस अभी शुरू ही हुई थी। तो मैंने वो ट्वीट डिलीट किया और मैं कोर्ट में मौजूद रहा। एक चीज मैं आपके सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर रख दूं, देखिए, नैब ने केस बड़ा जबरदस्त प्लीट किया। आम नाजरीन के लिए अब सवाल सारे जवाब देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ खानदान के 1990 में सिर्फ एक कबल 1 करोड़ 65 लाख केस आते थे। हुँ। 2018 में ये 7 अरब 32 करोड़ के हैं। 9 बेनामीदार है, इनका कारोबार ही कोई नहीं है। कमाल की बात है, सारे पैसे डीटी से आए हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे आए हैं। पापड़ वाला, कोई अल्लाह रखा, कोई सीओ इनके नाम का, यानी उनमें लाखों डॉलर के पैसे आए हैं और पैसे निकल के इनके अकाउंटों में गए हैं। और मैं कुर्बान जाऊं, मैं इस बात के ऊपर कि एक बड़ा जबरदस्त सवाल पैदा हुआ। मैं उनमें नहीं अभी जाना चाहता, मैं जो आप सवाल भड़कते हुए पूछे तो उसका जवाब दे देता हूँ। अदालत ने एक सवाल किया, अदालत में इससे पहले भी मैं सवाल उठा बैठा हूँ।
जो राना सनाउल्लाह की जमानत की है नैब के केस में। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है इरफान हाशमी साहब, एक आदमी स्मगलिंग करता है या एक आदमी हेरोइन बेचता है। अब जो हेरोइन बेचना या स्मगलिंग करना ये जुर्म है। उसकी आमदन वो डिक्लेयर कर दे, तो उसपे टैक्स दे दे, तो क्या वो जुर्म जो है वो खत्म हो जाएगा? वो जो नाजायज़ कारोबार है खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेज़ में आज अदालत ने एक सवाल पूछा, मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी और ये हमारे बताएं प्रोसिक्यूटर बताएं। ने जवाब वो हमारे जी जी। प्रोसिक्यूटर जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने ये सवाल किया कि भई वो अपना आज़मज़ीद तारड़ जो शबाशी का वकील है, तो उन्होंने डिक्लेयर की हुआ है इनकम के अंदर। भई इनकम के अंदर डिक्लेयर किया, अदालत सवाल किया भई जब वो डिक्लेयर किए हुए हैं, टैक्स वाला ने रिकॉर्ड नहीं खोला। भई बड़ी सीधी-सी बात है, वो टैक्स के पर्पज़ के लिए है। वो जो करप्शन की है या स्मगलिंग की है या ड्रग बेची है अगर आपने, तो वो और यही सवाल जस्टिस काज़ी फाइज़ा की बेगम कहती है कि हमने वो डिक्लेयर किया, हालांकि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया होगा, वो भी इस वक्त केस लगा हुआ, वो उसको छोड़े इस बात को। यहाँ आकर बड़ी सीधी सी बात है कि इनकम टैक्स में अगर आप फर्ज करें को कंसीलमेंट होगी, मैंने आमदन डिक्लेयर की, मेरा घर निकल आया, तो घर निकल आया तो वो 5 साल से पीछे नहीं जा सकते आप। तो इनमें 1984 है ना, नैब में 1984 से आ सकती है, तो ये बड़ा वाजे बड़ा क्लियर सवाल है। और ये एक बात और वो क्लियर नहीं कर पाया, अदालत के सामने उनके वकील को पता था कि सिराज दुरानी वाली जो बेल है, वो भी इसी हम्म। तरह का ज़िक्र करके बेल दी उन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बेल वापस भेज दी, बेल ऑर्डर मनसूख कर दिया। ये भी ज़िक्र किया तो ये बताना चाहिए था कि वो बेल का ऑर्डर वापस हो चुका हुआ है। सिर्फ और ये हार्डशिप की बुनियाद के ऊपर अगर केस आया तो हार्डशिप पे लेके 70 साल का या अच्छा, मेडिकल ग्राउंड के एक सवाल ये कि ये केस चलने क्यों नहीं दिया, ट्रायल क्यों नहीं होने दिया जा रहा? ट्रायल होना चाहिए ना, डे टू डे। ये बड़ी जबरदस्त बात आपने कही है। यहाँ पर होता ये था, पहले एग्जम्पशन दे देना, पहले कौमी असेंबली के इजलास अटेंड करना या या बीमार हो जाना, एडजर्नमेंट आई हुई है रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद। यानी राणा सलाउल्लाह ने 2019 जून से आज तक फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। आप हैरान रहेंगे इस बात को। और अब क्या हुआ, जब ये केस चलना शुरू हुए तो 3 जज ट्रांसफर कर दिए लाहौर हाई कोर्ट ने। नैब की अदालतों के 3 जज इनको जाना था और ये भी वन ऑफ द ग्राउंड उन्होंने ली कि अब जज यहाँ कोई नहीं है, ट्रायल नहीं चल सकता। अब इसमें नैब का क्या कसूर है? और अगली बात, जो अगली बड़ी मजेदार बात है कि टैक्स के कानून और नैब के कानून में हम उसे कहते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट, सबकत ले राइट। जाना। नैब का कानून तमाम छोटे कानूनों पे सबकत ले जाता है। आज की यानी मैंने जो कि कोर्ट के अंदर मौजूद था, मुझे तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस लगा कि इसमें बेल होनी नहीं चाहिए। लेकिन अदालत की स्वाबदीद है, अदालत ने अगर ज़मानत दे दी है, तो अब ये ट्रायल डे टू डे चलाने का चाहिए था कि ज़मानत अगर दे दी है, तो डे ट्रायल का कह दें, डे टू डे ट्रायल 3 महीने में खत्म करते हैं इस बात को। यानी ये नैब की तरफ से ये भी एक कमी रही कि उन्हें आज अदालत में कहना चाहिए था, और होना भी वैसे तो 1 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड होना हुआ है, तो इसका फ़ायदा वो उठाते हैं। लेकिन बेल का पता था, वजह है कि अब पीछे बेलों का सीज़न चल रहा है, बेलें हो रही हैं। आज ख्वाजा आसिफ का केस भी लगा था, वो बहरहाल अदालत आज उठ गई, वापस नहीं आई अदालत। अदालत ने फैसला महफूज किया, प्यादा बाहर आया, उसने रीडर के राइट। ज़रिए पैगाम दिया कि जनाब ज़मानत हो गई है, 5-5 लाख के 50-50 लाख के 2 मुचलके दे दें, ज़मानत हो गई। और कोर्ट के अंदर राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़, वो सारा एमएनए, एमपीए हाज़िरी लगाने के लिए और पीएमएलएन लॉयर्स के सारे लोग मौजूद थे वहाँ पर। अब बिल्कुल जो सही। मैं तो हैरान था कि वो मेरे दोस्त शायद हुसैन ने भाई वैसे पता तो मुझे भी था कि ज़मानत हो जानी है। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ सदीक सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अब हम कोई नागा ना आने दें और रेगुलर शो आपके साथ मैं करूँ, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी इजाज़त नहीं दे रही कि मैं इतनी देर बैठता और आपसे मुखातिब होता, लेकिन मैं कोशिश ये जारी रखूँगा। शाहीन सबाई साहब के साथ हमारा अगला शो होगा आज, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज कुछ ख़बरें उनके पास भी हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने